जहां कहीं बैठे आप अपनी कुर्सियां थाम के रखें, क्योंकि आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जैसा किस्सा आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। एक ऐसा जजमेंट जिसके बारे में अगर आपने थोड़ा सा सुन लिया, डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी क्या है? कहानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक केस आता है। ये वो केस है कि जो पेशावर हाई कोर्ट में जिसका डिसीजन हुआ, इसको चैलेंज किया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। पेशावर हाई कोर्ट में केस क्या था? पेशावर हाई कोर्ट में केस है मियाँ बीवी का, एक हस्बैंड और एक वाइफ का केस है। कहानी यह है कि 2003 में साले मोहम्मद की और महनाज बेगम की मंगनी होती है। मंगनी के 3 साल के बाद 2006 में इनका निकाह हो जाता है। अब आपने पता है क्या करना है? आपने ये तारीखें याद रखनी है। 2003 में मंगनी हुई है, 2006 में इनका निकाह हो गया। निकाह के 1 साल के बाद 2007 में साले अपनी बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, तशद्दुद करता है और उसे अपने मैके में छोड़ देता है। और छोड़ने के कुछ दिनों के बाद साले मुल्क से बाहर चला जाता है। अभी उसकी बीवी है, लेकिन ये अपनी बीवी से हर तरह का कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, राब्ता ख़त्म कर देता है। 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं, 2010 आ जाता है। 2003 की मंगनी, 2006 का निकाह और 2007 में मैके छोड़ दिया। और उसके 3 साल के बाद 2010 आ जाता है। 3 साल के बाद साले दोबारा निकाह कर लेता है, एक नया निकाह कर लेता है और उससे उसके बच्चे भी हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती रहती है और 2015 आ जाता है। अब जस्ट इमेजिन, उसकी जो पहली बीवी है जो कि महनाज बेगम है, जिसको 2007 में उसने छोड़ दिया है, 2015 आ चुका है। कितना अरसा है बीच में? बीच में ये तकरीबन 8 साल है। 8 साल में हस्बैंड ने कोई कांटेक्ट नहीं किया अपनी वाइफ से। अब वो बेचारी तंग आकर कोर्ट जाती है कि मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं दी जा रही, मुझे कोई नान नुफ्का नहीं दिया जा रहा, मुझे महर का पैसा नहीं दिया जा रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं क्या करूं? अब अदालत क्या करती है? अदालत साले मोहम्मद को कोर्ट में बुलाती है और साले मोहम्मद कोर्ट में आने के बाद पता है क्या मौक़िफ़ लेता है? वो मौक़िफ़ ये लेता है, उसका स्टैंस ये है, उसका नैरेटिव ये है कि इसको किस बात का मेंटेनेंस, किस बात का नान नुफ्का दिया जाए। ये तो औरत ही नहीं है, ये जेनेटिकली औरत ही नहीं है। और आपको पता है फिर कोर्ट क्या करती है? कोर्ट इस औरत को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देती है। सुबहान अल्लाह। आप जो अक्सर कहते हैं ना, आप लोग बैठे होते हैं और कहते हैं एंड आई आस्क यू वेयर डू यू लिव, आप पता क्या कहते हैं? आई लिव इन इस्लामाबाद, आई एम फ्रॉम कराची। ये जितना आपका एक्सेंट है ना, आपको पता होना चाहिए इस माशरे में जिंदा हैं आप, इस जगह रहते हैं, इन लोगों के बीच में आप रहते हैं। सो एनीवेज, अदालत के कहने पर मेडिकल टेस्ट होता है। कहानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठकर हाई कोर्ट में पहुंच जाती है। हाई कोर्ट में दोबारा यही स्टैंस लिया जाता है कि ये तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो महनाज बीबी है वो इनफर्टाइल है। अकॉर्डिंग टू द होल केस वो इनफर्टाइल है, बांझपन जिसको कहते हैं, बांझ है। पर क्या बांझ होने से आप एक औरत के ऊपर ये ठप्पा लगा सकते हैं कि वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है? जब ये मामला हाई कोर्ट में आता है, दोबारा उस हस्बैंड का यही स्टैंस होता है कि ये तो जेनेटिकली औरत ही नहीं है। और मजे की बात बताऊं आपको, हाई कोर्ट उसको एक बार फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेज जाती है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट जब दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए भेजेगी तो आपको अपने घर में बैठकर ये सोचना चाहिए, आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी करने से पहले तो फिर आपका हर किस्म का टेस्ट होना चाहिए, मर्द का भी और औरत का भी। बट एनीवेज, इस माशरे में हमने औरत को इतना दबा दिया है, उसको दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट भी यही मेंटेन करती है कि औरत अब बिल्कुल औरत कहलाने के लायक है। ये अगर इनफर्टाइल है, दैट इज नॉट द केस कि आप इसको मेंटेनेबिलिटी ना दें, मेंटेनेंस ना दें, ना नफका या महर ना दें। ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। पहली चीज़ ये कि जिस माशरे में आप रहते हैं, बदकिस्मती से सारे अंडे गंदे नहीं होते, लेकिन बहुत से लॉयर्स अच्छे भी हैं। लेकिन बहुत से लॉयर्स ऐसे भी हैं जो अपने क्लाइंट्स को गलत रास्ता खुद दिखाते हैं। सर जी ये काम करते हैं, हम उसके ऊपर केस ही ऐसा डालते हैं कि वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है, मेडिकल टेस्ट होंगे, 4 दिन बाद खुद ही कोर्ट में अपना केस छोड़कर भाग जाएगी। मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था इंडिया में।
इंडिया में हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हुआ और उस केस के ऊपर जो कहानी लिखी गई, जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट रहा इंडिया में वकीलों के लिए कि वकीलों ने पाकिस्तान में उसका पूरा राइटअप मंगवाया। और राइटअप मंगवाने के बाद पाकिस्तान के अक्सर केसेस में उसका रेफरेंस तो देना दूर की बात, वो छापा जाता है। और वो पता है क्या केस था? उस केस के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा था, तलाक हो गई, ख़त्म हो गई कहानी के जो भी था, लेकिन उस हस्बैंड ने प्ली क्या ली? उसने कहा जिस औरत से मैंने शादी की है ये मशीन है, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे साथ 2 दफ़ा ओरल है, उसके बाद 3 दफ़ा इंटरकोर्स करती है, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ तो फिर 1 दफ़ा ओरल है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो फिर 1 दफ़ा मेरे साथ इंटरकोर्स करती है, मैं रात को आता हूँ तो फिर करती है। ये आदमी क्या करना चाह रहा है? ये आदमी उसके ऊपर एक लेबल लगाना चाह रहा है कि जब ये कोर्ट जाए और ये सारी कहानी इसके सामने हो, लोग मुड़ मुड़ कर उसको देखें, इसका ऐसा तमाशा बने कि ये दोबारा कोर्ट में मेरे खिलाफ जाने का सोचे तक नहीं। ये है वकीलों की औकात, ये है वो वकील जिन गंदे अंडों की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लाइंट्स को खुद मजबूर करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह से खेलेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। एक वकील को खुद अपने लिए सोचना चाहिए कि क्या मैं जो ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं अखलाकी जवाज़ पर मौजूद हूँ? केस तो क्लाइंट जीतेगा या हारेगा, मेरा क्या होगा? आप जब एक दफ़ा केस जीत जाते हैं ना, उसके बाद आपने अपने आप के साथ भी ज़िंदा रहना है। प्रॉब्लम यह है कि आज हम लोग अपने आप के साथ ज़िंदा नहीं हैं। कभी अकेले बैठ कर ना और अपने साथ अकेले रह कर देखिएगा, जब आप अपने आप के साथ अकेले होते हैं ना, देन यू अंडरस्टैंड कि मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ, मैं अपने लिए ज़िंदा हूँ, तो मेरा अपना आप मुझे क्या डिफ़ाइन करता है। ये वकीलों को जिस दिन समझ में आएगा, वो अपने क्लाइंट से इस तरह के स्टैंड्स नहीं देंगे कि इस बेसिस के ऊपर एक औरत पर उसके जेनेटिक्स पे सवाल उठाओ और उसको जलील करो अदालतों में जाकर। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक क्विक बात मैं कहता चलूँ कि जो वकील अच्छे होते हैं वो लिटरली बहुत कम है, बहुत कम है। मैं अपने बिजनेस चलाता हूँ, अपना काम करता हूँ, और सर्टनली मेरे भी एक लीगल काउंसिल है क्योंकि मामलात रहते हैं। तो अपने वकील साहब से मैं अक्सर कहता हूँ, उनकी फर्म से कहता हूँ कि आप वकील नहीं हैं, आप वकीलों में इंसान हैं। लिटरली ऐसे ऐसे तमाशे आपको देखने को मिलते हैं अगर आप कोर्ट जाएं कि आप कहते हैं कि इन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए शेर मशहूर है ना कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो अगर एक वकील ये फैसला कर ले कि उसने इंसाफ के बुनियाद पर ही केस लड़ना है, खुदा की कसम उसके पास कभी रिस्क कम नहीं होगा। यही चीज़ नहीं सोचते, यहीं पर तवक्कल पर आकर हम मार खाते हैं। एनीवेज, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कसूर उन माँ बाप का है कि जो बच्चों को पैदा करने के बाद 23, 24, 25, 27 साल की उम्र में कहते हैं फाइनली हमारा बेटा शादी के काबिल हो गया। अगर आपका बेटा कमा लेता है तो क्या वो शादी के काबिल हो गया? नहीं। ये एक छोटा सा काम मैं करूंगा, बल्कि मैं अपने एडिटर से भी कहूंगा कि अभी आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं वो एक निकाह नामा दिखा दें। ये जो निकाह नामा है ना, प्लीज़ बराहे मेहरबानी इसको आज इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए कि शराइत होती क्या है। ये जो दूसरे सफ़े पे होती हैं और दूसरे सफ़े पे हमें एक लंबा सा कांटा लगा देते हैं और हर तरह की शराइत ख़त्म कर देते हैं कि एक लड़की के पास भी क्या हुकूक हैं। कभी पता भी है आपको? आपने कभी निकाहनामा पढ़ा भी है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? और जब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं है, शादी के बारे में सोचना भी नहीं। कमा लेना शादी की शर्त नहीं है, और ये कसूर है माँ बाप का। हम पहला सवाल करते ही है रिश्ते के टाइम पर, बेटा कितना कमा लेते हो, कहाँ काम करते हो, सैलरी कितनी है, अच्छा कंपनी में डेजिग्नेशन कितनी है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम पूछते हैं घर अपना है कि किराए का है, क्या पता करना चाह रहे हैं? हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। सपोर्ट अगर वो कर सकता है लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपसे एज अ माँ बाप भी पूछा जाना चाहिए। और ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है, ये बच्चों को भी आपस में रिश्ते करते हुए, मोहब्बत की शादियाँ करते हुए एक दूसरे से पूछनी चाहिए कि इस इंसान का जिससे मैं शादी कर रही हूँ, इसका पर्सपेक्टिव क्या है ज़िंदगी के बारे में, ये चीज़ों को देखता कैसे, हलाल और हराम की तमीज़ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है, बीवी को वक्त दे सकता है या बीवी के बारे में सिर्फ सेक्सिस्ट जोक्स कर सकता है, ये कर क्या सकता है, इन चीज़ों का पता है, इसको जिम्मेदारी कहते हैं। हमारे माशरे में जब एक बच्ची पैदा होती है ना, बचपन से उसकी शादी के लिए ट्रेनिंग हो रही होती है। ऐसा पकाना सीख लो, सिलाई कढ़ाई सीख लो, कोई स्किल ले लो, डिग्री ले लो, क्वालिफिकेशन ले लो, थ्रू आउट उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है शादी के लिए। एक लड़के की क्या ट्रेनिंग होती है?
अगर एक लड़के के मेडिकल टेस्ट हो जाए तो खुदा की कसम तुम्हारे मेडिकल टेस्ट में से क्या निकलेगा, तुम्हें इतनी शर्मिंदगी होगी कि तुम्हारी सोच है। तो प्रॉब्लम ही यही है कि आज आपको ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, माँ बाप इसको कवर कर देते हैं, रिश्ते वाली ये बातें करते नहीं है, किसी को तो करनी है। जब तक कोई ये बातें नहीं करेगा ये माशरा ठीक नहीं होगा, आपके रिश्ते चलेंगे नहीं खुदा ना खास्ता। और रिश्ते चलाने के बारे में मेरे बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं रिश्ते सिर्फ 3 चीज़ों पे चलते हैं। उन्होंने कहा नंबर 1, पहली चीज़ आपका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 8 बजे मुझे नाश्ता चाहिए, 2 बजे मुझे खाना चाहिए और रात की चाहे इतने बजे आ जाए। यू आर एक्चुअली नॉट मैरिंग अ वोमन, यू आर बाइंग अ स्लेव। आज एक औरत घरों के अंदर गुलामों की ज़िंदगी गुजारती है, जिसकी वजह से मर्द के पास अथॉरिटी इतनी होती है और औरत की अपब्रिंगिंग इतनी होती है। अब ये जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से बच्चे जब होते हैं, उन बच्चों को ये नज़र आता है घर के अंदर, तो इस माशरे के अंदर वो बच्चे पनप नहीं सकते। और आपको लगता है कि हमारे बच्चों के पास वो अपब्रिंगिंग नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है, वो घर से नहीं मिल रहा उनको एक्सपोजर। एक लड़की की इमोशनल ट्रेनिंग हो रही है, लड़के की किधर हो रही है? लड़के की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। सो पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, दूसरी चीज़ है कंट्रोल, कि आपका अपनी ज़ात पर कंट्रोल है। मुझे उसको ये कहना है, मुझे अब ये बात नहीं करनी। अपने ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है? कहते हैं ना औरत को सीने के जोर पे चलाते हैं, अपने सीने में बहुत सी बातों को दबाना पड़ता है, फिर रिश्ते चलते हैं। एंड लास्ट इज पागलपन, कि मुझे ये रिश्ता आई हैव टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? रब्त, ज़ब्त और खब्त। अगर रब्त है, ज़ब्त है और खब्त है, रिश्ता चल जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई गुस्से के साथ कल फैसला किया है, और वो फैसला बड़ा ज़बरदस्त किया है कि नंबर 1, इस किस्म के बोगस केसेस ना हाई कोर्ट्स तक आने चाहिए, ना इस तरह के बोगस केसेस हमारे पास आए कि जहां पर किसी की शख्सियत पर, उसकी ज़ात पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके वजूद पे सवाल उठा दिए जाएं। किस बेसिस के ऊपर इसके इतने मेडिकल टेस्ट कराए गए? शर्म आनी चाहिए सबको। What a wonderful statement। और साथ क्या किया? उस हस्बैंड को 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया। ये 5 लाख रुपए भी बीवी को अदा करो क्योंकि तुमने एक बोगस केस बनाया। द पॉइंट इज, ये जुर्माना वकीलों को भी होना चाहिए, जिन्होंने ये पुट्ठे मशवरे दिए उनको कि इस केसेस पे केस बनाएं, हम 10 साल अदालतों में रगड़ेंगे। 10 साल पहले 8 साल उस बेचारी ने इंतजार किया और 10 साल से वो अदालतों में जलील हो रही है। ये है हमारा माशरा। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। 10-10 साल केस अदालत लटकाती है या वकील लटकाते हैं इस किस्म के बोगस केसेस बनाकर। आई एम वेरी हैप्पी and I'm very satisfied with the judgment of Supreme Court of Pakistan। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेरे निगरानी ये जो बेंच था, ज़बरदस्त काम किया इस बेंच ने और फैंटास्टिक फैसला किया, क्योंकि इस तरह के बोगस केसेस ख़त्म होने चाहिए, तभी ये माशरा सीधा होगा। एंड दे हैव गिवन अ डायरेक्शन टू द कोर्ट्स एंड टू द लॉयर्स एज वेल कि अपनी राहें सीधी कर लें, राह रास्त पर आ जाएं, सिरात मुस्तकीम पे चलें। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इस किस्म की अजाब दर अजाब वाले केसेस से हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा। आपके लिए ज़रूरी क्या है? नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानें कि घर में मियाँ की, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लेकिन उनके हुकूक क्या हैं। शादी करने लगे हो, एक बार समझ लो कि दोनों पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के लिए क्या हुकूक है, और अगर खुदा ना खास्ता रिश्ता नहीं चलता तो आपकी क्या जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को पहचानो। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट।